आपका कॉमर्स टीचर। और बेटा इस वक्त हमारी जो क्लास है बिजनेस स्टडी का है। हमने प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर। अब इसी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो इन्हीं के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना है और मैं आपको इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करके आपसे चाहूँगा कि आप इनको लर्न करें, क्योंकि एग्ज़ाम से बिल्कुल पॉइंट ऑफ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और अभी जिन बच्चों ने चैप्टर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए थे, और जो बच्चे भी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट्स है, वो इन क्वेश्चन से सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम का पार्ट्स बन चुके हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, क्या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, क्या नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तो है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह अप्लाई हो सकता है, फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज भी हो सकते हैं। और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब चेंज नहीं हो सकते। और लास्ट का है डी, बिहेवियर। बिहेवियर वो तो मैनेजमेंट तो इसीलिए बना है कि बिहेवियर किसी काम में है। तो जो एब्सोल्यूट है, ये इसके अंदर जो पॉइंट है, ये बिल्कुल यही इसका आंसर होगा, एब्सोल्यूट। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेंज भी किया जा सकता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी है और बिहेवियल भी है, क्योंकि उनको व्यवहार में भी लाया जाता है। तो इसका आंसर है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, पूरा जो चैप्टर कराया था उसमें था पूरा ये। जैसे मैं थोड़ी सी लाइन उसकी बढ़ के बता देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव रैदर देन एब्सोल्यूट, यानी कि रिलेटिव होते हैं एक चीज दूसरी चीज़ों से। देयरफॉर दिस शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। जैसी डिमांड हो वैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो किसका प्रिंसिपल है? फ्यूल का प्रिंसिपल है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्यूल principles management are flexible not absolute, must be utilized in the light of changing and special conditions। इसकी इस दौरान इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है there is nothing rigid or absolute in management affair, it is all a question of proportion, therefore principles are flexible and capable of adoption of everything। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, जो कि नई नई जो अडॉप्शन आती है, जो चेंजेस आते हैं, उनको अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं फिर। इसके बाद कह रहा है हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, कैसे बनाए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैसे बने हैं वो, किस तरीके से बनकर आए, कैसे हमारे सामने है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मानना चाहिए। क्या वो लेबोरेटरी में बनाए गए? लेबोरेटरी में तो नहीं बन सकते, क्योंकि अभी केमिकल प्रोडक्ट तो है नहीं जो बनाए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, हाँ ये हो सकता है बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कहाँ से निकल के आए? जो पहले मैनेजर रह चुके हैं, मैनेजर की पोस्ट पे रह चुके हैं, जो इस टाइप की इन चीज़ों पर रिसर्च कर चुके हैं कि कौन सी समय पे कौन सी बातें कही जानी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, कौन सी रूल्स को अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं मैनेजमेंट के, वो कैसे बनकर आए बेटा? एक्सपीरियंस के थ्रू बनकर आए। और ये कह रहा है कि एक बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर को एक्सपीरियंस करेगा तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने पास राय रखेगा, कंपनी के पास थोड़ी ना आ पाएंगे, वो तो फीडबैक से आते हैं। तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। कह रहा बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट ने इसको नहीं बनाया है। ये कैसे बने बेटा? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, जो इस पोस्ट पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए उसमें सॉल्यूशन में बताया हुआ रिसोर्स बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, सॉरी देखिए द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड collective wisdom of manager as well as experimentation. For example, is a matter of common experience that discipline is indispensable for accomplish any purpose। इसने क्या बताया कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल से कैसे बनाए गए हैं, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इज ए मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस के थ्रू बनाए गए, जो कि डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अकम्पलिंग एनी पर्पस, जो कि किसी पर्पस को पूरा करने के लिए बनाए गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहे द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, कह रहा मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, किस लिए है? कह रहा इंक्रीज एंड एफिशिएंसी के लिए।
एफिशिएंसी बढ़ती है, इसमें कोई बात नहीं, इनिशिएटिव के लिए। इसके बाद कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट यही होगा। क्यों? ऑप्टिमाइज जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के अंदर, सबसे पहले उनको कैसे अच्छे से यूज़ करना है और मैक्सिमम आउटपुट देना है, उसके लिए ही बेटर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका ही आंसर होना चाहिए। इसके बाद में है अडॉप्शन और चेंजिंग टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, अडॉप्ट करना, उनको लेना, स्वीकार करना, वो तो बात है ही, बिल्कुल मैनेजमेंट का पार्ट होती है। लेकिन इसके साथ में देखिए आप इसकी इस आंसर के सपोर्टिंग में जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, रिसोर्स बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज़। जो भी है सबसे पहला क्या काम किया जाता है, जो भी कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो यही चाहते हैं कंपनी की सबसे पहले उनको रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए। मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर टू फोरसी द एंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद ही कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो पता चलता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आंसर आएगा वो कौन सा होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ, क्या हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल का हमने लास्ट में पढ़ा ना, हमने बताया, हम इसमें पढ़ा था माइनिंग इंजीनियर थे। जैसे इसमें लिखा हुआ है सोशल साइंटिस्ट थे, नहीं, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट भी नहीं थे, प्रोडक्शन इंजीनियर भी नहीं थे। हेनरी फ्यूल के बारे में जो लाइफ टाइम में दे रखा है इसमें बताया हुआ है, लाइफ टाइम 1841 से 1925 के बीच में उनका जीवन काल रहा। एज ए प्रोफेशन में क्या थे वो? माइनिंग इंजीनियर थे एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। फ्रेंच से था उनका जो नेशनल था, कंट्री जो थी। इसके बाद में ग्रेजुएशन उन्होंने माइनिंग एकेडमी में किया हुआ था। पोजीशन किस पे हेल्ड करते थे वो? फाउंडेड बाय माइनिंग कंपनी। और राइटिंग कौन सी उन्होंने क्या बुक लिखी थी? क्लासिकल मैनेजमेंट की बुक, जो बुक्स थी जनरल मैनेजमेंट की, क्लासिकल मैनेजमेंट की बोल सकते हैं, वो बुक्स इनके थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो डिवीजन ऑफ वर्क को सही से डिस्क्राइब करता है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आंसर, ठीक है। लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेबर को कैसे डिवाइड करेंगे? वर्क डिवाइड होगा तो अपने आप लेबर डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में कह रहा है रिसोर्स शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब्स। अगर रिसोर्स को ही बांट दोगे तो फिर काम कैसे करेंगे आप? एक कह रहा है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स। छोटे छोटे कामों में बांट दिया, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्यूल द इंटेंट ऑफ डिवीजन वर्क इज प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। क्या करता है? अगर छोटे छोटे कामों में बांट देते तो उसके अंदर अच्छे से एफर्ट से लोग काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ह्यूमन एफर्ट। इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है, जिस काम को जो करने के लिए एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं इसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए, और आगे के मैं आपको चाहता हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करा दूँ आपको। जैसे कि 6 है, देखो 6 पे आ जाते हैं। 6 पे क्या कर रहे हो बेटा? ही कीप्स मशीन्स, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर whose work is described by the sentence under functional foremanship। फोरमैनशिप का जो काम है किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, और जिसके अंदर वो काम क्या करता है कि मशीन, मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा को रेडी करके रखता है बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। तो इसके अंदर वो काम कौन करता है? वो काम करता है गैंग बॉस। जो गैंग बॉस होता है उसका काम यही होता है, जो भी मशीनें हैं उसके लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो कहाँ रखनी है, कौन सा मटेरियल, कौन सा टूल कहाँ पे रहेगा, वो उसका काम होता है गैंग बॉस का। जिसके अंदर हमने पढ़ा था फोरमैनशिप के अंदर 8 लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर होगा, हम इसमें देख रहे हैं। प्लानिंग इंचार्ज होगा, प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 3 लोग हो गए। इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में स्पीड बॉस, गैंग बॉक्स, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये सारे होंगे। तो जो मटेरियल्स का जो काम है, जो भी मशीनों का रख रखाव है, कैसे मशीनों को रखा जाए कि मशीनें ख़राब ना हो,
उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसको इन्फॉर्म किया जाए, तो जो सबसे पहला काम होता है गाइडेंस का। इसके बाद में 7th है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने कौन सा मैनेजमेंट का रूल नहीं दिया था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब तो दिया था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप ये दिया था, कह रहा मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हार्मोनी नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ये प्रिंसिपल नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि ये क्या है, ये टेक्निक है। ठीक है, कह रहे अमंग द ऑप्शन given above, functional formation is not a principle of management, rather it is technique of scientific management as given by Taylor। तो है तो टेलर का ही, लेकिन ये टेक्निक है मैनेजमेंट को अप्लाई करने की, उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की। इट comprise of the method or the steps to be taken to achieve a desired गोल को अचीव करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। तो ये हमारा टेलर का दिया हुआ टेक्निक है, प्रिंसिपल नहीं। इसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, मैनेजमेंट should one best way to perform a task, which technique of scientific management defined in the sentence? Time study, motion study। टाइम स्टडी क्या करता है, तो कितना समय लगता है काम को करने में उसके बारे में बताता है, ये तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वन बेस्ट वे ढूंढना चाहते हैं ना, तो कौन सा काम करने का सबसे बढ़िया तरीका वो कैसे ढूंढना। मोशन स्टडी से इससे भी नहीं पता चलेगा ये काम किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में है। फैटिग स्टडी, जो लेबर काम करे वो थक जाती है, उसकी स्टडी के बारे में भी नहीं है। तो इसका जो लास्ट आंसर है मेथड स्टडी, यही इसका आंसर है। मेथड स्टडी यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में समझना चाहते हैं। मेथड स्टडी, देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे टू कंप्लीट एनी टास्क। तो जो मेथड स्टडी है वो वही सबसे बेस्ट वे है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जिसके अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग का स्टडी कर लेते हैं। एवरी टास्क कैन बी परफॉर्म वाया बेस्ट मेथड टू गेन एफिशिएंसी। बेसिक पर्पज ऑफ दिस स्टडी इज टू रिड्यूस द कॉस्ट टू इट्स मिनिमम एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी टू इट्स मैक्सिमम। जो मेथड स्टडी वो क्या बताएगी, आप जो भी काम कर रहे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसी भी कॉस्ट को मिनिमम कैसे किया जाए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे किया जाए। ठीक है, इट्स मैक्सिमम टाइम। और टाइम स्टडी क्या बताए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड द फैटिग स्टडी एम्स एट स्टैंडर्डाइज द टाइम लिमिट्स। टाइम बताएगा आपको कितने टाइम में बनाना चाहिए। मोशन स्टडी बताएगा एलिमिनेटिंग द अनवांटेड एक्शन एंड द डिसाइडिंग एंड ब्रेक लिमिट्स बताएगा, ये अलग चीज़ है फैटिग स्टडी। इसके बाद में है 9th पढ़ लेते बेटा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इंसान का दिमाग है, जो भी मनुष्य वहाँ पे काम करे कंपनी में, उनका जो दिमाग है कैसा होना चाहिए, मेंटल रेवोल्यूशन कैसे हो, उनकी दिमागी क्रांतिकारी कैसे लाई जाए। कह रहे इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। सही बात है, जो इंसान है वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है उनका एटीट्यूड और जो वर्कर्स है उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए। चेंज एक दूसरे से नहीं होना चाहिए, चेंज मतलब ये कि एक दूसरे के फेवर में होना चाहिए, मेरा कहना। इसके बाद बी कह रहा है द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड नॉट प्ले गेम ऑफ मैनशिप। ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बोथ मैनेजमेंट वर्कर रिक्वायर्स ईच अदर, ये भी सही बात है। लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। वर्कर शुड नॉट बी पेड मोर वेजेस। मेंटल रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता। तो जो मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में सोल्यूशन में जो कहा गया है, क्या कहता है, मेंटल रेवोल्यूशन इज ए टर्म गिवन बाय टेलर इम्प्लाइड द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड चेंज देयर एटीट्यूड एंड थिंकिंग टुवर्ड्स हार्मोनी। हार्मोनी मतलब क्या है कि एक सामंजस्य की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, दोनों को मिल के काम करना। इसको क्या, मैनेजमेंट शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड सजेशन गिवन बाय द वर्कर्स। जो वर्कर की जो भी नीड है और सजेशन है उसकी तरफ मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। वर्कर्स ऑन द अदर हैंड, और वर्कर्स को भी उसकी तरफ शुड वर्क फॉर देयर बेस्ट कैपेसिटी। जो वर्कर्स उनको बेस्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। दिस विल बिल्ड ए हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार होगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इसमें कह रहा है 10th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकंड बेटा, हाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योल। कौन सा है? कह रहे फ्योल वॉज ए माइनिंग इंजीनियर वेयरएज टेलर वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ये तो सही है क्योंकि फ्योल जो था माइनिंग इंजीनियर थे और टेलर जो थे मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, कह रहे फ्योल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयरएज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नहीं, फ्योल के थे वो थे कैसे थे जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन थे, और टेलर के थे आपने मतलब पढ़ा था कि स्पेशल सिचुएशन के अंदर ही अप्लाई करते हैं। इसके बाद सी, फ्योल्स प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस वेयरएज टेलर्स प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, फ्योल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयरएज टेलर्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एट द शॉप लेवल। ये तो सही है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बस ये वाला जो सबसे बड़ी बात है द फॉल्स स्टेटमेंट फ्योल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइजेशन situation whereas Taylor's principle have universal application. The correct statement in place of this is fuel principles are universally applicable whereas Taylor's principle are applicable only in specialized situation. Only this one is correct. तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस के कर लिए कवर, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं बेटा, और मैं आपको ये नोट्स भी दे दूँगा, बाकी सारे अच्छे से कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट्स आता है तो मुझे बताइएगा। Thanks for today. Thanks for watching.